बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सरजमीन शाम है, अंबिया की सरजमीन, वो सरजमीन जिसके माहौल में अल्लाह ने बरकत रखी है। आज इस सरजमीन शाम पर एक और खूना शाम जो है वो होने वाली है। सूरज गुरूब हो रहा है और इस गुरूब होते सूरज के पीछे इदलिब का शहर है। ये वो इलाका है कि जिस इलाके के बारे में सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी मलहमतुल कुबरा, बड़ी जंग की नवीद बताई है। ये मकाम वामद और अमाक इन दोनों इलाकों के इर्द गिर्द आबाद है, जहाँ पर सबसे बड़ी आलमी जंग ने बर्पा। क्या इसका आगाज़ शाम की तबाही और बर्बादी से हो चुका? अगर हो चुका है तो फिर ये तो उम्मत मुसलमान के साथ की जाने वाली जंग है। क्या उम्मत मुसलमान को इसका अंदाज़ा है कि उनके खिलाफ ऐलान जंग हो चुका? मैं इस वक्त हलब के ख़ास शहर जराबलस में खड़ा हूँ। अभी हम थोड़ी देर पहले तुर्की से जब जहाँ दाखिल हुए तो इर्द गिर्द सवाए खंडरात के और कुछ नज़र नहीं आ रहा था और चारों तरफ बंदूकें लिए लोग खड़े हैं, लेकिन ज़िंदगी कहीं लौट रही है। ये इलाका जो था एक ज़माने में कुर्दों के पास था जो कि PKK थे। PKK के बाद ये इलाका जो है ये दाइश के कब्ज़े में आया और फिर अब इस वक्त तुर्की की हुकूमत ने और तुर्की की अफवाज ने इनके साथ मिल के इस इलाके को खाली किया और यहाँ पर इस वक्त यहाँ के लोगों की शहरी हुकूमत है। खौफ है और यहाँ पर आपको ज़्यादातर मर्द नज़र नहीं आएंगे, यहाँ ज़्यादातर बच्चे और औरतें नज़र आएंगी। और ये जो इलाका है ये एक स्कूल है कि जो कि तुर्कों ने यहाँ पर इनके लोगों को उनकी तुर्की की हुकूमत ने मदद दे के उनको खोल के दिया हुआ है, जिसमें ऐसे बच्चे हैं कि जो कि उसकी जंग के से खौफ के आलम में यहाँ पर पढ़ते हैं। और आपको चारों तरफ अभी भी कहीं ना कहीं बारूद की बू भी नज़र आएगी और धुआं भी उठता नज़र आता होगा। हम इस तबाहाल शहर के स्कूल की तरफ जा रहे हैं कि जो जंग के दौरान बिल्कुल तबाह हो चुका था और फिर अब हरारत शाम के आने के बाद तुर्क हुकूमत ने यहाँ पर इसे दोबारा ताबीर किया है। आइए देखते हैं कि स्कूल की हालत कैसी है। ये जो स्कूल है ये तुर्की में एक मारफ वक्फ है। ये मारफ वक्फ बुनियादी तौर पर फतहुल्लाह गुलन की जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि तुर्क पर समझते हैं कि ये CIA स्पॉन्सर्ड थी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की स्पॉन्सर्ड थी, उसको जब टेक ओवर किया गया है तो मारफ वक्फ जो है वो ऑलरेडी मौजूद था, उसको दे दिया गया है ताकि किसी तौर पर भी वो जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे, उनकी किसी तौर पर कहीं तसलसल ख़त्म ना हो जाए। तो ये मारफ वक्फ की तरफ से ये स्कूल यहाँ पर कायम किया गया है जो कि खालिस्तान शाम की सरजमीन के अंदर है। दाखिल होते हुए हलब के इलाके में तो एक अहम तरीन चीज़ जो नज़र आई है वो ये थी कि बहुत सारे खाली ट्रक वापस जा रहे थे और वो खाली ट्रक जो थे उनमें सामान जो था तुर्की की तरफ से यहाँ आता है और किसी के साथ लोगों का गुजारा हो जाता है, लेकिन कोई शहरी ज़िंदगी के आसार नज़र नहीं आते अभी तक। और उसकी वजह यह है कि चारों तरफ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की तंजीमों के हेडक्वार्टर्स हैं और उनकी आपस में वो जंग चल रही है। एक तरफ कुबानी है, दूसरी तरफ हलब का वो इलाका है जहाँ पर जबहत-उन-नुसरा का कंट्रोल है और तीसरी तरफ जो इलाका है उसके अंदर भी कहीं कुर्द के इलाके हैं और बशार अल-असद की अफवाज जो हैं वो भी इसके किसी हिस्से पर मौजूद हैं। तो पूरा शहर जो है एक किस्म का बटा हुआ है और इस बटे हुए शहर में खौफ की फिजा है। अब कल्चर सेंटर बिल्कुल तकमील के आखिरी मराहल में है और वो चाहते हैं कि ये एक गर्ल्स स्कूल था बुनियादी तौर पर जिसको जंग के दौरान तबाह कर दिया गया था। अब ये चाहते हैं कि सेंटर के अंदर वो तमाम सहूलियात जो हैं जो यतीम बच्चों के लिए होती जाती हैं और उनकी जो नफसियाती मसाइल को हल करने और उनको एक नफसियाती तौर पर एक बेहतर माहौल पैदा करने के लिए इस कल्चर सेंटर को कायम किया गया है। इस वक्त
पाकिस्तान से आए हैं नदीम खान साहब खुबैब फाउंडेशन के। और ये साहब इतने बुरे हालात हैं कि यहाँ पे हर चीज़ की ज़रूरत है, हर तरह के ताउन की ज़रूरत है। इस वक्त हमें तुर्की की हुकूमत के साथ मिल के यहाँ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इलाके वो हैं जो अभी तक मुकम्मल कंट्रोल में नहीं आए। ये जराबुलस हलब का वो हिस्सा है जिसको अभी साफ़ किया है और अब लोग वापस आ रहे हैं। इसके साथ साथ अलबाब और राय और इसमें पीछे मुंबिज और अभी ये यहाँ से रक्का बिल्कुल करीब है। ये जगह साफ़ होने की दरकार है और ये दाइश के कब्ज़े में था। अब इधर हमें फौरी तौर पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो फूड सप्लाई की है। इस वक्त हम ऐसे यतीम खाने में मौजूद हैं जिसमें दोनों वालिदैन बच्चों के शहीद हो गए हैं और उनकी केयर के लिए ये इदारा बना है। ये जराबुलस शहर की गलियां हैं। यूं लगता है जिंदगी यहाँ बिल्कुल रुक सी गई है। वीरानी दरो दीवार से छलकती है, लोगों के चेहरे गमज़दा हैं, धूल उड़ती है, खौफ है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई बला इस शहर में से होकर गुजर चुकी हो। कैंप है जराबुलस का इलाका, जो उसके अंदर इस वक्त इस कैंप के अंदर तकरीबन 5-1 हज़ार के करीब महाजर मौजूद हैं। ये एक शामी बच्चा है, ये अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चे हैं, आप इन बच्चों के चेहरों से देख सकते हैं कि इन बच्चों के चेहरे जो हैं ऐसे लग रहे हैं कि मुद्दतों से नहाए नहीं हैं। ये कैंप इस तरह के हैं कि जिनके अंदर पूरा का पूरा ख़ानदान छोटी सी जगहों पर रहता है और अगर बाप को कपड़े बदलने हो तो पूरा घर जो है उसको बाहर निकलना पड़ता है और अगर माँ को कपड़े बदलने हो तो पूरे घर को बाहर निकलना पड़ता है। ये वो लोग हैं, ये अफगानों की तरह किसी पहाड़ी इलाके में नहीं रहते थे। ये बेचारे वो थे कि जो नौकरी पेशा थे, ये बेचारे मिडिल क्लास के लोग थे और लेकिन किस तरह की ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसमें هدي اسمك هدي هدي، كيف حالكم؟ منيحين. ما شاء الله. ماذا تفعل هنا؟ هل تذهب مكتبة؟ مدرسة؟ هل تذهب مدرسة؟ माशा, ये बच्ची बता रही है कि यहाँ मदरसा भी है और उसमें पढ़ती भी हैं। असल कमाल की ये है बात यह है कि मुझे बहुत हैरत होती है जहाँ आके देखे कि तुर्क हुकूमत ने एक काम बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने उस सारे तसलसल को ख़त्म नहीं होने दिया जो तालीम का था, जो सेहत का था, जो बाकी चीज़ों का था। और हालांकि यहाँ रसाई बहुत मुश्किल है, हम भी यहाँ बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं। Can we have an interview with some old person, some person? Any person. I am the chef of this cage. Oh, excellent. You are the chef of this camp. The big boss here. Mukhtar. Mukhtar, you are Yes. Mukhtar. So, what type of people are here? The family is 2,118. All people here in 1,400. Different Mashallah. children. And how many yatama? Maximum. How many from any city? Orphans? They are from Halab? Aleppo. Aleppo. Deir Zor. The east of Syrian. Eastern Syrian. And the south of Syrian. And all city of this country. Before this area was with Daesh? Daesh and against Bashar Assad. Bashar al-Assad, yes. Yes. And against Bashar al-Assad people. Bashar al-Assad All people here is against Bashar al-Assad. Bashar Assad. Yes. Against Bashar. Army Bashar Assad. All this. Daesh and Bashar Assad. People in Syria are against Daesh and Bashar al-Assad. Bashar Assad. Yes. उसने कहा दो बुनियादी तौर पर लोग हैं जिनके बारे में ये सीरिया के लोग समझते हैं कि वो हमारे दुश्मन है। एक बशर असद को समझते हैं और दूसरा दाइश को समझते हैं। أين تسكن الآن؟ بالمخيم. أي مخيم؟ حي الملعب. قبلا أين كنت تسكن؟ في حلب. في حلب. متى جئت هنا؟ ها؟ متى جئت هنا؟ ها؟ لا. أنا جيت من قديم. बच्ची से पूछा गया कि तुम कहाँ के रहने वाली हो, उसने कहा मैं इसी कैंप में रहती हूँ। और फिर पूछा गया इससे पहले कहाँ रहती थी, तो उसने कहा मैं हलब में रहती थी। अब पूछा हलब को क्या हुआ, तो उसके पास कोई जवाब नहीं है। हलब के शहरियों को इस वक्त मुस्लिम उम्मा की इमदाद की बहुत ज़रूरत है। एक तबाही है, यूँ लगता है कि एक दफ़ा फिर एक स्पेन की सूरत हाल यहाँ पर है।
daily 150 coming here for gun, for traffic accident and the other bombing facilities, and daily 150. ये अस्पताल तकरीबन आज से 6 महीने पहले मुकम्मल तौर पे तबाह किया जा चुका था और इसको दोबारा तुर्की हुकूमत ने यहाँ पर इमदाद से यहाँ ला के इन्होंने इसको रीबिल्ड किया है। इस अस्पताल में मुख्तलिफ किस्म के मरीज़ आते हैं, 100 से ज़्यादा बच्चे आते हैं और उनमें से अक्सरियत ऐसी होती है कि जो कभी किसी बॉम्बिंग की वजह से, माइनिंग की वजह से, माइन जो फट जाती है उसकी वजह से या किसी वॉर वूंड की वजह से वो यहाँ पर आते हैं और ज़्यादातर मामला ही ऐसा है कि इनको बच्चों को या औरतों को देखना पड़ता है। और इस वक्त उन्होंने उनसे पूछा कि आपको किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा नहीं, तुर्की की हुकूमत ने नया इक्विपमेंट यहाँ पर ला के दिया है, नई चीज़ें ला के दी हैं। अब इस वक्त ये सूरत हाल ऐसी है। लेकिन एक बात यहाँ कहने की है कि एक बहुत छोटा सा इलाका है हलब का जो किसी न किसी हद तक अब इस वक्त आराम और सुकून के अंदर है, लेकिन बड़े हलब में चारों तरफ आपको और इसके इस इलाके के भी चारों तरफ आपको लड़ाई नजर आएगी, चारों तरफ आपको खौफ नजर आएगा, चारों तरफ कभी सोच नहीं सकते लोग कि रात उनको आराम से कैसे गुजरेगी। आज बशार अल असद के तैयारे आके बम गिराएंगे तो कल को मिसाइल आ जाएगा, तो परसों रूसी आ जाएंगे, तो तरसों अमरीकी आ जाएंगे। ये अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है जो हलब के अंदर इस वक्त लोगों को दरपेश है। Can we see some war related patients? Savaşta yaralananlar var mı? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चा वार जोन का बच्चा है और सख्त तकलीफ में है इस वक्त। क्या हाल है? कैफ हालक? Alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमें ये हम मतलब से उन जख्मियों के इलाके में दाखिल हो रहे हैं कि जो कि वॉर के दौरान, इस जंग के दौरान जख्मी हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। كيف حالكم؟ ماذا حدث معك؟ أنا الحمص. حمص से ताल्लुक है। ये हुमस है। नाम मादा हदसा وظيفة الدبابة. गोलियां लगी हैं इनको टांग पे। पूछेंगे कि कौन सी किस तरफ से गोलियां आई थी? من أين جاءوا؟ من أي طرف؟ بالواقع أنا كنت وظيفة دبابة، كنت واقف بالحارة أخذت وظيفة دبابة، ظهري أكلت شظايا وبإجري निज़ाम बशार अल असद की तरफ से जो अटैक हुआ उनके लोगों ने और रशिया के लोगों की तरफ से फायरिंग हुई थी, उस फायरिंग के नतीजे में इनके ऊपर अटैक हुआ। तो उसमें कितने लोग शहीद हुए? इस्तशहद बाद अन्नास मेरे साथ साथी थे वो दोनों। ये 3 लोग थे इनके साथ और बशार अल असद और रूसी फोर्सेस जो थी वो वहाँ आई और उन्होंने फायर किया, जिससे 2 लोग जो शहीद हो गए और ये उस वक्त उनमें से जिंदा बच गया है और इसकी पूरी टांग जो है वो गोलियों से छलनी है। आप खुद देखें कि बुढ़ापे में ये कैसे लोग जो हैं इनको हॉस्पिटल की शक्ल देखना पड़ रही है। ये अपने घर में होते तो कितने इत्मीनान और सुकून से होते, लेकिन इस वक्त उनके घर उजड़ चुके हैं और ये यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं या अखी من इदलिब मादा हदस गोलियां लगी हैं इनको। कौन थे, किस तरह से? मता कैसा हदस हदा अटैक हुआ था, उस अटैक के अंदर हम अवाम ये इदलिब पे जब अटैक हुआ है तो इन पर गोलियां लगी थी इनको और इनका पूरा ऊपर का हिस्सा जो है उस पर गोलियों से चलनी है। तो कितने लोग, हाउ मेनी पीपल? कम الناس معك कम الآخرين कम الآخرين كانوا معك هل هناك كان رجال آخرين؟ نعم. استشهد بعد؟ كم تقريبا؟ 1 الجنة
میرے پیچھے ایک دوست تھا جو کہ شہید ہوا. इनके पीछे एक दोस्त था कि जो साथ शहीद हो गया और ये इनको ज़िंदगी बच गई और ये यहाँ अस्पताल के अंदर लाए गए. इदलिब यहाँ से खासी दूर है, लेकिन चूँकि इदलिब के इलाके के अंदर नज़दीक कोई अस्पताल नहीं है, इसलिए इनको ये हलब के एक छोटे से इलाके के अंदर इनको जो कि जिसके जराबलस कहते हैं वहाँ इनको लाना पड़ रहा है. दवाओं की यहाँ शदीद ज़रूरत है, लेकिन अल्लाह का फजल है कि तुर्क हुकूमत ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा दवाइयाँ, मेरे सामने देख रहे होंगे कि आप, एक बहुत बड़ा स्टोर है कि जो यहाँ पर लोगों को फ्री दवाइयाँ फराम करने के लिए यहाँ पर दवाइयाँ दी गई हैं. उसके बावजूद भी ज़ाहिर बात है कि जिस किस्म की जंग है और जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ दवा की बहुत ज़रूरत है और जो कि यहाँ पर मुसलमान को इसमें शरीक होना चाहिए. This building is just finished yet. ये ताज़ा अभी बिल्डिंग बनाई गई है कि जो कि क्योंकि ज़ाहिर बात है यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान ही किसी माशरे के अंदर उस कल्चर, सबसे बड़ा नुकसान ही किसी माशरे के अंदर कल्चर का होता है. और यहाँ पर इस बिल्डिंग को दोबारा से तामीर किया गया है और इसको एक कल्चर सेंटर के तौर पर कि जहाँ पर शहर के लोग जो हैं अगर कोई बेहतर एक्टिविटी आए तो उसके अंदर यहाँ पर आके अपनी गेम्स और अपनी बाकी काम कर सकें. और ये बहुत बड़ी बात है. आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये पूरा इलाका जो है खिलाफत उस्मानिया में एक ही इलाका होता था. गाजी अंतब जो था वो भी हलब का हिस्सा था. ये शायद जराबलस भी शायद हलब का एक बड़े हलब का एक इलाका है. और इस जगह पर ये जो कल्चर सेंटर है तुर्की की हुकूमत ने यहाँ इनके तावन से कायम किया है. This culture center for people, for child who hasn't father and mother. ये कल्चर सेंटर बुनियादी तौर पर यतीमों के लिए कायम किया गया है. आपको अंदाजा होना चाहिए कि इस वक्त शाम के अंदर 11 लाख यतीम हैं और ऐसे यतीम हैं कि जिनके दूर दूर तक खानदान में कोई जिंदा नहीं बचा. और इन 11 लाख यतीमों के लिए उन्होंने इस सेंटर को कायम किया है. रेहान अली इदलिब के बिल्कुल सामने का शहर है और यहाँ पर एक कसीर तादाद उन यतीमों की है कि जिनके वालिदैन शाम में मारे गए थे और उनके लिए तुर्की की हुकूमत ने यहाँ एक यतीम खाना कायम कर रखा है.
الله صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله كيف حالكم یہ شام کی مہاجر بچیاں ہیں اور کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے سورہ کاف پڑھی ہے. سورہ کاف وہ سورت ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گی. یہ بچیاں اس فتنے کا شکار ہیں لیکن ان کی زبان پہ سورہ کاف جاری ہے. شامی مہاجرین میں ایک کثیر تعداد بیواؤں کی ہے جن کے صرف خاوند نہیں بلکہ ان کے بھائی، ان کے باپ، ان کے بچے ان کے سامنے ذبح کر دیے گئے. یہ بیوائیں کچھ نہیں بولتی، بس آنسو ہیں کہ ان کی آنکھوں سے رواں ہوتے رہتے ہیں. وہ داستان سناتی ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی قیامت گزر گئی. غازی انتب جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ یہ حلب کے بالکل مقابل شہر ہے اور یہاں پر بھی کوئی 4-5 لاکھ مہاجرین یہاں آئے ہیں. ان مہاجرین کے لیے، ان کے بچوں کے لیے یہاں پر مختلف اسکول کھولے گئے ہیں. یہ حلب کے بالکل مقابل میں ترکی کا جو شہر غازی انتب ہے، اس شہر کی بلدیہ نے شام کے بچوں کے لیے یہ اسکول یہاں پر کھولا ہے اور ہم اس وقت اسکول کے اندر ہیں جن میں ان کو تعلیم دی جا رہی ہے. غازی انتب ایک زمانے میں جب خلافت عثمانیہ ہوتی tھی تو اس وقت یہ حلب کا، گریٹر حلب کا حصہ ہوتا تھا. جی Toplantı odamız burası. Hem de öğretmenler odası, ayrıca engeller odası. Üç şey aynı şeyi kullanıyoruz yani. السلام علیکم. Burası 4. sınıf. Fourth class. It is a fourth class. Ders Türkçe. Dersimiz Türkçe. Türkçe زبان کی کلاس ہو رہی ہے. كيف حالكم؟ ما اسمك؟ هندام؟ ها؟ لاوا. كيف حالكم؟ من أين من حلب؟ ما شاء الله. متى جئتم هنا؟ سنة؟ قبل السنة. من جاء جديد؟ متى جئتم؟ شهرين. قبل شهرين من حلب. هل تستطيع أن تتكلم ماذا حدث هناك؟ كيف جئتي؟ مع من؟ مع عائلتك؟ مع عائلتي. بس يعني كان في قصف وهيك. کہ بہت برے حالات تھے اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ 2 مہینے پہلے آئی ہوں. جب یہ رشیا کا جو سارا ہوا ہے. جی جی، جو حلب ابھی جو گرا ہے. یہ بچے وہ ہیں کہ جن کو تھوڑی سی ہوش ہے کہ جب اس حلب کے اوپر چاروں طرف سے محاصرہ ہوا تھا اور پھر اس کے بعد وہاں بمبارنگ ہوئی تھی اور پھر یہ لوگ وہاں سے نکلے ہیں اور ان بچوں کے ذہنوں پر وہ ساری چیزیں نقش ہیں. وہ گرتا ہوا شہر، وہ ٹوٹتی ہوئی عمارتیں، وہ بہتا ہوا لہو. اسکول کے اندر احادیث کی ایک کلاس ہے. اس میں بچوں کو 40 احادیث یاد کرائی جاتی ہیں اور اس وقت بچیاں جو ہیں یہاں بیٹھی ہوئی استاد محترم کے ساتھ احادیث کی کلاس لے رہی ہیں. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. آمنت باللہ ثم استقم. تم اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر ثابت قدم ہو جاؤ. ان لوگوں سے زیادہ ثابت قدم کون ہوگا؟ الدين نصيحة. عن أبي رقية تميم بن أوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم.
الدین النصیحہ، دین تو ایک نصیحت ہے. کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے راویوں کے ساتھ اس کتاب کی حیثیت سے دیتے ہوئے، اس کا ریفرنس دیتے ہوئے ایک حدیث ایجاد کی ہے. یہ ترکی میں عرب زبان میں میتھمیٹکس پڑھانے کا جو ان کا اپنا کریکولم اور سلیبس ہے شام میں، اس کو بیس میں دینے کے لیے یہ مرکز، یہ اسکول میں اس وقت یہ کلاس چل رہی ہے. اس میں بچوں کو عربی میں میتھ پڑھایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ پریپریٹری کلاس ہے جس میں اب یہ ٹرکش پہ آ جائیں گے، اور اس کے بعد یہ 5ویں تک اپنی مین سٹریم ٹرکش ایجوکیشنل سسٹم میں داخل ہو جائیں گے. عربی میں میتھ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی مادری زبان یہ بچے نہ بھولیں، اور ان کو آگے بھی ہماری عربی کی کلاسز ان کی چلتی رہیں گی، کیونکہ زندگی میں ان کا جب بھی واپس جانے کا ہوگا تو ان کی اپنی زبان اور ان کا اپنا کلچر محفوظ رہے. ماشاء اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. Burada da میں اسکول کے آرٹ روم میں جمع ہوں کہ یہاں بچوں نے مل کے شام کے ایک شہر کا ماڈل بنایا ہے. شام جو کہ تباہ ہو چکا ہوا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ واپس جائیں تو اپنے سامنے اسی طرح کا خوبصورت شہر دوبارہ آباد کریں. یہ ایک مہاجر بچے کی اس سے بڑی آرزو کیا ہو سکتی ہے کہ جب وہ وطن لوٹے تو اس کا وطن اتنا دوبارہ خوبصورت ہو جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسم لمیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ غازی انتب کے اس شہر میں تقریباً 4,50,000 شامی مہاجرین ہیں، جن میں سے 50,000 کیمپوں میں ہیں اور 4 لاکھ شہر کے اندر رہ رہے ہیں. یہ ان 4 لاکھ مہاجرین کے لیے ترکی کی حکومت نے اس طرح کے کئی اسکول کھولے ہوئے ہیں، جن میں سے یہ ایک اسکول یہ ہے. من حلب. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سب لوگ حلب سے ہیں، سارے بچے حلب سے ہیں. وہ حلب جس پہ قیامت گزری ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہم اس وقت حلب کے مقابل شہر غازی انتب میں ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ترکی کے یورپین یونین کے افیئرز کو دیکھنے کے لیے ڈپٹی منسٹر علی شاہین. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جس شہر میں ہم ہیں، اس کے شہر کے بالکل مقابل حلب کا شہر ہے، اور حلب کے شہر پہ قیامت ٹوٹتی رہی ہے. ترکی نے کیسے اس کو دیکھا اور کیا حالات ہیں اور کیا صورتحال ہے وہاں؟ ہم اسے سمجھتے ہیں کہ حلب اور غازی انتب کا درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ 100 سال پہلے غازی انتب حلب کا ایک حصہ تھا. مسلمان ہر جگہ میں ایک دوسرے کا بھائی بہن ہیں. الحمدللہ تقریباً
6 साल हुआ, 6 साल से अब तक यहाँ गाजियाबाद में हमारा 5 कैंप हैं, मुहाजिर कैंप, लेकिन ये मुहाजिर कैंप में तकरीबन 50,000 लोग रहते हैं। गाजियाबाद के अंदर तकरीबन 400,000 हमारा सीरिया से दोस्त हैं, बहन है, भाई है, बहन है। जी ताज़ा तरीन जो सूरत हाल हुई है जिसमें बशार अल असद ने वहाँ पर कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए हैं, उसकी क्या इफेक्ट हुआ था इस पूरे इलाके के? पूरा इलाका के इदलिब में यह अटैक हुआ और तकरीबन 100 से ज़्यादा फ़र्द मार चुका है और उनका दरमियान में बच्चे ज़्यादा हैं, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट और ज़्यादा है। लोगों को डर, खौफ, तुर्की का ये ऑपरेशन के बाद बहुत ऐसा इलाका अभी फ्री है, फ्री ऑफ फ्रॉम टेरर। हिजबुल्लाह और पासदारान भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और वो बशार का साथ दे रहे हैं। क्या वो इस इलाके में है या दमिश्क की तरफ है? वो ज़्यादा से ज़्यादा दमिश्क की तरफ में, यहाँ हमारा तरफ में तुर्की का बॉर्डर से नज़दीक उनका वो नहीं है। अच्छा, उसमें कौन लोग थे जो ज़्यादा आप समझते हैं इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल थे जिन्होंने वहाँ तबाही फैलाई? सबसे पहले ये कहना चाहिए कि मुझे असद रजीम, जी हाँ, बशार असद पहले रिस्पॉन्सिबल है और वेस्टर्न ममालिक दूसरी रिस्पॉन्सिबल साइड हैं। तुर्की के ये डिप्टी वज़ीर ख़ारिजा तकरीबन 7 साल पाकिस्तान में तालीम हासिल करते रहे हैं और यही वजह है कि इनकी उर्दू बहुत ही खूबसूरत है। हमने इस दौरान तुर्की के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नोमान कल्तमश से मुलाकात की। तैयब एर्दोगान की जो मशीर हैं और जो उनको फ़ॉरेन ऑफिस के बारे में और दीगर मामलात में रहनुमाई करती हैं, उनसे मुलाकात की। मारिफ फाउंडेशन जिसके तहत स्कूल कायम किए गए उनके सरबराह से मुलाकात की और हमारा मौजू बुनियादी तौर पर यही था कि शाम से आए हुए जो 40 से 45 लाख मुहाजिरीन हैं जो शहरों में आबाद हैं, उनके साथ तुर्की हुकूमत किस तरह का सलूक कर रही है। शाम की सड़क पर ये वो सेंटर है कि जिसमें मुख्तलिफ किस्म की दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक से NGOs जो हैं वो यहाँ आ रही हैं, काम कर रही हैं। इसमें रहमत इंसान फजीला है, ये कतर चैरिटी है, उसके साथ साथ अल इमदाद फाउंडेशन है, ह्यूमन अपील है और ये खुबैब फाउंडेशन है जो पाकिस्तान के अवाम की तरफ से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस फाउंडेशन का बहुत बड़ा काम है। यही फाउंडेशन है कि जो एक ज़माने में यहाँ से फ्रीडम फुटेला तो उसमें पाकिस्तानियों को लेके गई थी और गजा का जो बॉर्डर है वो खुला था उस वक्त। और इस तरह ये सारे लोग जो हैं, पूरी उम्मत से लोग हैं यहाँ आके शाम के मुहाजिरीन की मदद करते हैं।
शाम के इन मुहाजिर बच्चों की आंखों में उम्मीद है और उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही नारा है, अय्युहल मुस्लिमीन। क्या मुस्लिम उम्मा को इस नारे की गूंज सुनाई देती?